हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नड। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एनवायरनमेंट बेसिक सीरीज एंड हम देखेंगे आज टू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर हैबिटेट एंड नीश। नीश कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज इकोलॉजिकल नीश। विल स्टार्ट विथ हैबिटेट। तो यार देखो, हैबिटेट मतलब क्या होता है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट कोई भी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करने वाला उसका जो सराउंडिंग्स है उसी को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, इन वेरी लेमन टर्म। एंड जो एनवायरनमेंट है इट्स अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क, जबकि जो हैबिटेट है इट इज़ अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ दैट फ्रेमवर्क। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के रिस्पेक्ट में आप देखते हो कि उसका हैबिटेट क्या है, राइट। तो अगर मैं हैबिटेट को डिफाइन करना चाहूँ तो हैबिटेट इज नथिंग बट अ लोकेशन इन द फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पीसीज रहता है, राइट। इट इज़ नथिंग बट अ लोकेशन इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑलराइट। नीश मतलब क्या होता है? नीश मतलब इट इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल। नीश इज नथिंग बट अ यूनिक फंक्शनल रोल और अ पोजिशन इन द इकोसिस्टम, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक जो स्पीसीज़ है उसका क्या एक यूनिक फंक्शनल इंपॉर्टेंस है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है उस इकोसिस्टम के लिए, उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का नीश, ठीक है। वो पूछते हैं ना लेमन टर्म्स में कि व्हाट नीश आर यू वर्किंग इन, व्हाट इज़ योर नीश फील्ड ऑफ स्टडी, ये सारा चीज़। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताऊँ। इमेजिन करो एक स्कूल है। अब उस स्कूल में काफ़ी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एसएसटी पढ़ाने के लिए एक टीचर है, मैथमेटिक्स के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलग टीचर है, राइट। एंड इसके अलावा देयर इज अकाउंटेंट, राइट, जो अकाउंट संभालते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो ऑडिट टीम है वो है। तो अभी वो स्कूल का जो एड्रेस है ना, उस स्कूल तो सेम ही है। तो उस स्कूल को आप समझ सकते हो कि उन सबका हैबिटेट। तो हैबिटेट इज लाइक एन एड्रेस, ठीक है। और जो नीश है इट इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल। तो साइंस टीचर का फंक्शनल रोल क्या है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में या उस पर्टिकुलर स्कूल में? उनका रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाना। वैसे इंग्लिश टीचर का जो रोल है वो है कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना। तो नीश इज नथिंग बट नीश इज अ यूनिक फंक्शनल स्पेस और रादर अ फंक्शनल रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म प्लेज इन द इकोसिस्टम। ये चीज़ होता है। इट इज़ नथिंग बट अ स्पीसीज वे ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब अगर मैं एनवायरमेंटल टर्म्स में बात करूँ तो कोई भी एक पर्टिकुलर लेट्स से बर्ड स्पीसीज है, वो एक ट्री का कौन सा पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कौन सा फूड कंज्यूम कर रहा है, राइट, कौन से ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहा है, किस पर्टिकुलर क्लाइमेट में वो जी पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर स्पीसीज के इकोलॉजिकल नीश में डिफाइन होती हैं, ये सारी चीज़ें। अभी आप समझ सकते हो कि मेनी स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आप वो स्कूल वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया आपको उसको रिलेट करो। स्कूल का हैबिटेट सेम है, स्कूल इज अ हैबिटेट, उस वो सारे टीचर्स का एड्रेस सेम है, बट उन टीचर्स का फंक्शनल रोल अलग है, राइट। लेट्स से एक जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई एसएसटी पढ़ा रहा है, तो उनका हैबिटेट सेम है। दे आर ऑल इन अ पर्टिकुलर स्कूल बट द फंक्शंस दैट दे परफॉर्म आर वेरी डिफरेंट। ये चीज़ है। अभी ऐसा हो सकता है कि जो नीश है इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर्स। जो मैंने आपको बर्ड और ट्री का एग्जाम्पल बताया जिस पे हम आगे भी एलैबोरेट करेंगे। आप एक जैसे इफ आई लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ। एक बर्ड होता है वॉर्बलर और अ बर्ड स्पीसीज, ठीक है, वॉर्बलर और अ बर्ड स्पीसीज। जो केप में वॉर्बलर है इट फीड्स एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस नियर द टॉप ऑफ द ट्री। तो देखो ये जो पूरा ट्री है ये हैबिटेट है, लेकिन जो केप में वॉर्बलर है वो टॉप पार्ट ऑफ द ट्री को ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो ये उस पर्टिकुलर बर्ड का, उस पर्टिकुलर वॉर्बलर का इकोलॉजिकल नीश है, क्योंकि वो टॉप पार्ट ऑफ द या ट्री या टिप्स और ब्रांचेस को ही ऑक्यूपाई करता है। वैसे ही अगर आप बे ब्रेस्टेड वॉर्बलर को देखोगे तो इट फीड्स इन द मिडिल एलिवेशन ऑफ द ट्री, इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री। वैसे ही अगर आप येलो रम्ड वॉर्बलर को देखोगे तो वो नीचे वाले पोर्शंस ऑफ द ट्री को ऑक्यूपाई करता है। तो आप देख पा रहे हो कि इन सबका हैबिटेट ट्री ही है, इन सबका हैबिटेट इज द स्प्रूस ट्री, बट इनका निश इज डिमार्केटेड इन द ट्री इटसेल्फ। मतलब ट्री का एक सर्टन पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, एक सर्टन डिस्टिंक्ट फंक्शनल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि निश इज नथिंग बट अ फंक्शनल स्पेस, इट इज अ फंक्शनल स्पेस, ऑलराइट। और हैबिटेट इज नथिंग बट अ फिजिकल स्पेस, इट इज द लोकेशन इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट नीश एंड हैबिटेट आर, ठीक है। अभी ये लेट्स से ये जो केप में वॉर्बलर है ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। इवेंचुअली इसके आगे वाले ऑफस्प्रिंग्स, आगे वाले जनरेशन्स भी ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई करेंगे। तो नीश इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर्स। लेकिन ये जो एंसेस्टर से इनहेरिट किया जा रहा है ऐसा होते रहता है अनलेस और अनटिल कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रेशर आए जिसके वजह से उसका नीश में चेंजेस आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा ना हो रहा है तो उस क्या होता है कि
नॉर्मल वो नीश कंटिन्यू होता रहता है, जो एंसेस्टर्स ने ऑक्यूपाई किया है वही उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग्स एंड आने वाले जनरेशन भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ यही मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। सिमिलर स्पीसीज हैव सिमिलर निशेस, ठीक है, एंड दे कैन इवॉल्व ओवर टाइम एज दे डाइवर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ये डाइवर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इज इंपॉर्टेंट। आगे जाके हम एग्जाम्पल देखेंगे डार्विन्स फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड्स, वो वाला एग्जाम्पल में हम समझेंगे, ठीक है। स्प्रूस ट्री वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, यही वाला एग्जाम्पल है स्प्रूस ट्री वाला एग्जाम्पल। दिस इज अ स्प्रूस ट्री एंड इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि जो वॉर्बलर बर्ड स्पीसीज है वो कैसे अपने टाइप के बेसिस पे, लेट्स से जो केप में वॉर्बलर है वो ऊपर वाला पार्ट ऑक्यूपाई करता है, जो बे ब्रेस्टेड है वो मिडिल पार्ट, और जो येलो रम्ड वॉर्बलर है वो नीचे वाला पार्ट ऑक्यूपाई करता है इन द सेम स्प्रूस ट्री। तो स्प्रूस ट्री इज नथिंग बट द हैबिटेट एंड द एलिवेशन ऑफ द ट्री, कौन सा पर्टिकुलर एलिवेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द नीश, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, दिस ट्री इज द हैबिटेट, ठीक है, ट्री इज द हैबिटेट, जबकि द एलिवेशन लेवल्स आर द निश, ठीक है। तो निश हो गया फंक्शनल रोल एंड जो हैबिटेट हो गया दैट इज द फिजिकल स्पेस, ठीक है, ये चीज़ है। अभी यार ठीक है, हमने देख लिया कि निश एंड हैबिटेट के बारे में हमने देख लिया, बट व्हाई इज दिस निश इंपॉर्टेंट, मतलब इसको हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर एलिवेशन पे अगर एक स्पीसीज ऑक्यूपाई कर रहा है, यही वाला एग्जाम्पल लूँ तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, व्हाई इज दिस स्टडी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर ये टॉप पार्ट वाला ट्री लेट्स से डिग्रेड होने लगे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट्स से ये ना हो, ये खराब हो जाए, ठीक है, तो केप में वॉर्बलर का जो फंक्शनल रोल है वो डिक्लाइन हो जाएगा, राइट, वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से उसके पर्टिकुलर स्पीसीज को भी थ्रेट है। तो इफ वी वांट टू कंजर्व ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, देखो तीनों वॉर्बलर्स का हैबिटेट यही ट्री है, एंड इफ यू वांट टू कंजर्व दीज वॉर्बलर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच इज द स्प्रूस ट्री, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट फंक्शनल रोल डू दे प्ले इन दैट ट्री, what elevation levels do they occupy and what elevation levels sustain their livelihood in that particular tree, वो हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम निश का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। निश is something which we study in order to conserve organisms, in order to preserve organisms in their natural habitat, and इसलिए हम niche requirements हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस, ये भी हमने समझ लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं एंड विल लुक एट द टाइप्स ऑफ निश। टाइप्स ऑफ निश क्या होती हैं? देर आर 4 टाइप्स ऑफ निश। हैबिटेट निश, यहाँ पे मैंने हैबिटेट निश, ट्रॉफिक निश, फंडामेंटल निश एंड रियलाइज निश। इसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है हैबिटेट निश एंड रियलाइज निश। ये आपको जानना ज़रूरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हैबिटेट निश तो आप समझ ही सकते हो, हैबिटेट निश इज नथिंग बट द फिजिकल स्पेस जहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है एंड उसके रिलेशन में क्या फंक्शनल रोल वो प्ले कर रहा है, दैट इज हैबिटेट निश। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू हैबिटेट। ट्रॉफिक निश इज रिलेटेड टू द फूड चेन। हम आगे जाके जब ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ेंगे, पहले वीडियो में मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में समझाया था। तो ट्रॉफिक लेवल में आपको बोला था इट इज़ नथिंग बट अ रैंक और रादर अ पोजिशन दैट अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन। तो वैसे ही ट्रॉफिक नीश इज दैट पर्टिकुलर पोजिशन विच अ स्पीसीज ऑक्यूपाइज इन द फूड चेन, तो उसी को हम ट्रॉफिक नीश बोलते हैं। तो ये तो चलो सिंपल है, ठीक है, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज नीश। इसका मतलब क्या होता है? तो यार ये देखो, फंडामेंटल नीश मतलब ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज दैट अ सर्टेन स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई और यूटिलाइज। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हुए उस इकोसिस्टम से जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। अभी रिसोर्सेज मतलब नॉट जस्ट फूड, रिसोर्सेज मतलब फूड भी होता है, सर्टेन हैबिटेट भी होता है, ठीक है, सर्टेन स्पेस भी होता है, हैबिटेट या स्पेस, ठीक है। ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज में आप ये भी समझ सकते हो, लेट्स से सनलाइट, अगर मैं ट्री का एग्जांपल कंसिडर करूं तो टॉप पार्ट ऑफ द ट्री में ज़्यादा सनलाइट आती है। अगर आप नीचे जाते हो तो वो शेड के वजह से, मतलब इंटरनल शेड की वजह से वो सनलाइट का क्वांटिटी कम हो जाता है, ठीक है, जो रेज जो पड़ रही हैं वो कम हो जाता है। तो इसको भी मान सकते हो। तो रिसोर्सेज इज नॉट जस्ट फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिजिकल स्पेस एंड वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस हो गया, फूड हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल नीश। रियलाइज नीश मतलब ये होता है क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज अकेले नहीं रहता है, उसके साथ में और भी स्पीसीज रहती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि कंपटीशन हो जाता है उन स्पीसीज की वजह से। तो उस कंपटीशन की वजह से जो एक्चुअल रिसोर्स यूटिलाइजेशन है दैट इज नॉट इक्वल टू द थियोरेटिकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अभी इस सब का क्या मतलब है आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इधर आ जाओ।
ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे दिया हुआ है रिसोर्स यूज, ठीक है, एंड ये रिसोर्स क्या है, सीड साइज ईटन। तो दिस इज नथिंग बट सीड साइज, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर स्मॉल सीड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर वी हैव स्मॉल सीड्स, इसके तरफ वी हैव लार्जर सीड्स, लार्ज सीड्स, एंड यहाँ पे कहीं वी हैव मीडियम साइज सीड्स, ठीक है, मीडियम साइज सीड्स। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये सीड साइज ईटन का डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दिस इज नथिंग बट रिसोर्स यूज। एंड जो वाई एक्सिस है वहाँ पे वी सीइंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो सीड्स खाता है, तो उस सीड्स का जो साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से कौन से साइज को कौन सा इंडिविजुअल खा रहा है उसको मैप किया हुआ है, ठीक है। इससे समझते हैं कि यार ये नीश रिक्वायरमेंट्स और ये जो भी हमने पढ़ा है फंडामेंटल नीश और रियलाइज नीश कैसे काम करती है वो देखते हैं, ठीक है। तो यार ये देखो, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ठीक है, लेट्स से ये जो कर्व है दिस इज अ स्पीसीज एक्स, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक्स है, ठीक है। जो स्पीसीज एक्स है उसका नीश ये है कि वो स्मॉल सीड से लेकर मीडियम साइज सीड्स तक वाले सीड्स को कंज्यूम करता है, ऐसे सीड्स को कंज्यूम करता है जो या कि स्मॉल है या मीडियम साइज तक रेंज करते हैं। मतलब ये वाला रेंज, ये वाला पर्टिकुलर रेंज इज समथिंग विच इज़ दी इकोलॉजिकल नीश ऑफ स्पीसीज एक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। यस वैसे ही इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर कर्व, लेट्स से इसको बोल देते हैं स्पीसीज वाई। स्पीसीज वाई को अगर मैं देखूं तो स्पीसीज वाई भी मीडियम साइज सीड्स कंज्यूम करता है और लार्ज साइज सीड्स तक जाता है। तो इसका रेंज इज फ्रॉम मीडियम टू लार्ज। स्पीसीज एक्स का जो रेंज था सीड ईटिंग का वो था स्मॉल टू मीडियम, और जो स्पीसीज वाई का कंजम्पशन का जो रेंज है वो है मीडियम साइज टू लार्ज साइज सीड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी स्पीसीज एक्स सारे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जो भी लेट्स से एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर ये सारे सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे सीड्स मिल रहे हैं, मीडियम साइज सीड्स मिल रहे हैं, लार्ज सीड्स मिल रहे हैं। तो स्पीसीज एक्स है उसका जो फंक्शनल रोल है वो है कि यार वो क्या करेगा, वो स्मॉल सीड से लेकर मीडियम साइज सीड्स तक ऑक्यूपाई करेगा या कंज्यूम करेगा। वैसे ही जो स्पीसीज वाई है उसका ऐसा है कि वो मीडियम साइज से लेकर लार्ज साइज तक के सीड्स को खाएगा या कंज्यूम करेगा। अभी क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो रीजन है, राइट, ये वाला रीजन ये ओवरलैप हो रहा है। ये ओवरलैप इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्पीसीज एक्स है वो भी मीडियम साइज सीड्स खा सकता है और जो स्पीसीज वाई है वो भी मीडियम साइज सीड्स खा सकता है। तो अभी आप ये समझो, तो क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, इनका क्या ओवरलैप हो रहा है, इनका नीश ओवरलैप हो रहा है, बस इसको यही बोलते हैं, इट इज़ नोन एज नीश ओवरलैप। तो जो नीश ओवरलैप का फिनोमिना है वो यही है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट नीश ओवरलैप। अभी जो मैं आपको यहाँ पर रेड से डिमार्केट किया है ऐसे, दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल नीश। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एरिया, ये स्पीसीज एक्स का फंडामेंटल नीश है, स्पीसीज एक्स का फंडामेंटल नीश है। ऑन द अदर हैंड यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, मीडियम साइज टू लेकर ये लार्ज साइज तक, ये स्पीसीज वाई का फंडामेंटल नीश है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, क्योंकि मीडियम साइज सीड्स दोनों को कंज्यूम करने हैं, और अगर ऐसा कोई पॉइंट आया कि यार स्मॉल साइज सीड्स बहुत कम है एंड लार्ज साइज सीड्स भी बहुत कम है, तो उन दोनों को मीडियम साइज सीड्स तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। अब अगर मीडियम साइज सीड्स को कंज्यूम करना पड़ेगा तो उनका वहाँ पे नीश ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ये दोनों भिड़ जाएंगे, राइट, इनके बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। अभी इसके वजह से क्या होगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एक आपको एक केस स्टडी की तरह बता रहा हूँ। इसके वजह से क्या होगा कि स्पीसीज एक्स सोचेगा कि यार चलो यार मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं कंपटीशन में भिड़ जाऊँगा तो हम दोनों को लॉस है। स्पीसीज एक्स सोच रहा है कि यार एक्स को भी लॉस है और वाई को भी लॉस है, और वैसे ही वाई सोच रहा है कि यार वाई को भी लॉस है, एक्स को भी लॉस है। दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि यार हम कॉम्पीट तो कर लेंगे लेकिन इवेंचुअली हमारा चांसेस ऑफ सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, we'll demarcate our niche and we'll separate our niche। हम इसको कैसे करेंगे, जो स्पीसीज एक्स है, आप ये येलो वाला लाइन देखो, ये हो जाएगा जो स्पीसीज एक्स है उसका जो रिसोर्स खा रहा है, तो वो स्मॉलर सीड से मीडियम सीड से थोड़ा कम ये वाला पॉइंट तक
कंज्यूम करेगा. लेट्स से आई ड्रॉ इट विद दिस, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट. वैसे ही जो स्पीसीज वाई है इट विल ऑल्सो डू द सेम. वो सोचेगा यार एक काम करते हैं, मैं ये वाला पार्ट कंज्यूम करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर से बनाया है, ये वाला पार्ट, ये. तो ये जो पार्ट हो गया इट इज द रियलाइज नीश. अब आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज द रियलाइज नीश ऑफ स्पीसीज वाई. एंड ये जो छोटा वाला पार्ट है, बस ये वाला पार्ट, ये, दिस इज द रियलाइज नीश ऑफ स्पीसीज एक्स. तो ये होता है फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज नीश. एंड क्योंकि दोनों स्पीसीज को ये समझ में आ गया कि यार कंपटीशन की वजह से हमारे सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे, तो वो अपने नीश को सेपरेट कर लेंगे ऐसे. तो अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं कि यार देखो, जो रिसोर्स यूज़ है सीड साइज ईटन और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच का प्लॉट है वो कुछ ऐसा रहा. जो स्पीसीज एक्स था उसका रिसोर्स यूज़ का रेंज था स्मॉल टू मीडियम, और जो स्पीसीज वाई था उसका रिसोर्स यूज़ का रेंज था मीडियम टू लार्ज. अब क्योंकि मीडियम वाले रेंज में वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इनका नीश ओवरलैप हो गया. क्योंकि नीश ओवरलैप हो गया तो इनके फंक्शनल स्पेसेस बढ़ गए. अब भी दोनों को मीडियम साइज सीड्स अगर खाना है तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, राइट. एंड इवेंचुअली कंपटीशन की वजह से दोनों के चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाते हैं. उन्होंने सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, हम नीश सेपरेट कर लेते हैं. इसी को हम आगे जाके बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग, उस पर मैं आता हूँ. बट आप अभी ये टर्म याद रखो, नीश सेपरेशन. उन्होंने बोल दिया कि यार ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस, ये पूरा फंडामेंटल नीश जो मेरा है, क्योंकि फंडामेंटल नीश का मतलब क्या था, इधर आ जाओ. फंडामेंटल नीश का मतलब ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे स्पीसीज एक्स के लिए ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज क्या है, स्मॉल टू लेकर मीडियम. ये जो एंटायर रेंज है ना, ये इसका ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज वाला चीज़ है. तो ये इसका ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज था. वैसे स्पीसीज वाई का भी ये ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज था. लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आई कि ये वाला पार्ट ओवरलैप हो गया, जिसकी वजह से दोनों भिड़ गए, कंपटीशन हो गया. तो इन्होंने अपने नीश को सेपरेट कर लिया. जो स्पीसीज एक्स था वो ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई करने लगा, और जो स्पीसीज वाई था वो ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई करने लगा, ये. तो इनका जो फंडामेंटल नीश था, अगर मैं स्पीसीज एक्स का देखूं तो ये था फंडामेंटल नीश ऑफ स्पीसीज एक्स, ये वाला. और ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट रियलाइज नीश ऑफ स्पीसीज एक्स, वो छोटा हो गया, ठीक है. तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था. रियलाइज नीश इज नथिंग बट द एक्चुअल रिसोर्सेज दैट द स्पीसीज यूटिलाइजेस ओइंग टू द कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर स्पीसीज. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ है. अभी आ जाते हैं दूसरे टर्म जो हमने अभी देखा था, नीश ओवरलैप. नीश ओवरलैप क्या होता है, देखो, इन जनरल नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश, ठीक है, ये होता है. नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं. बट इफ दे ऑक्यूपाई द सेम नीश, इफ दे डू, देयर इमर्जेस competition which reduces the survival chances of both the particular species. आप ये समझ सकते हो. competition का मतलब क्या होता है, competition is something in which different species spend their energy fighting for the same limited resource. and mind you, competition को हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम biotic interactions पढ़ेंगे. this will study when we study biotic interactions, ठीक है. biotic interactions मैं आपको दिखा देता हूँ. ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में. सो यहाँ पे हम देखेंगे बायोटिक इंटरेक्शंस. उसमें आप देख सकते हो हम एक कंपटीशन वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो विल कम टू दिस. तो चलो यहाँ आ जाते हैं. कंपटीशन इज नथिंग बट इज अ फिनोमेनन इन व्हिच डिफरेंट स्पीसीज स्पेंड देयर एनर्जी फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज एंड दीज सेम रिसोर्सेज आर ऑफन लिमिटेड, ठीक है. आपको आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. इसको डायग्रामेटिकली मैंने आपको यहाँ दिखाया. देखो अगेन रिसोर्स साइज यहाँ पर है या रिसोर्स यूज है, सॉरी रिसोर्स लेवल है और ये रिसोर्स साइज है. एंड यहाँ वाई एक्सेस पे रिसोर्स यूसेज है, ठीक है. अभी ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये जो डॉटेड लाइंस है ये फंडामेंटल नीश है. लेकिन क्योंकि कंपटीशन हो गया स्पीसीज ए में और स्पीसीज बी में और कंपटीशन हो गया, तो उनका जो रिसोर्स साइज है, ये रिसोर्स लेवल है, वो कम हो गया. देखिए यहाँ से ऐसा करके कम हो गया है. पहले ये पूरा डॉटेड लाइन था, अब ये वाला पोर्शन है बस. ये क्यों हुआ है, ड्यू टू द कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन वजह से क्या होता है, दे स्पेंड एनर्जी फाइटिंग एंड विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ बोथ. तो इसलिए जो एक्चुअल निश है या नीश है, दैट इज द रियलाइज नीश. तो रियलाइज नीश इज द एक्चुअल नीश, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. ये डॉटेड लाइंस आर द फंडामेंटल नीश. क्योंकि कंपटीशन हो गया दोनों स्पीसीज के इसमें, तो उनको समझ में आ गया कि यार हमें ना ये पूरा नीश तो हम नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो हमें अपना नीश साइज को या रिसोर्स लेवल को थोड़ा कम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो कम हो गया है.
एंड ये कम वाला रिसोर्स साइज और रिसोर्स लेवल को ही बोलते हैं हम रियलाइज नीश। मतलब उन स्पीसीज ने ये रियलाइज किया कि यार हमारा जो फंडामेंटल्स है वो शायद फंडामेंटल ना रहे, हमें वो थोड़ा कम करना पड़ सकता है, वो जो रिसोर्स साइज है उसको हमें कम करना पड़ सकता है। तो इसको बोलते हैं हम नीश एंड फंडामेंटल नीश एंड रिसोर्स रियलाइज नीश के बीच का डिफरेंस आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ है। तो नीश ओवरलैप जो मैं आपको बता रहा था आप समझ चुके हैं। यहाँ पे भी नीचे मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट जो है वो नीश ओवरलैप है। तो आई होप दैट पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। अभी देखो, जब नीश ओवरलैप हो जाता है तो कंपटीशन इमर्ज होता है, मैंने अभी बताया, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड क्योंकि उनका फंक्शनल स्पेस ओवरलैप हो रहा है तो वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे से भिड़ जाएंगे उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, उस रिसोर्स को लेट से कंज्यूम करने के लिए। कोई एक फूड है उसको दोनों स्पीसीज खाती है और वही मिल रहा है वहाँ पे, बाकी उनका रेंज से बाकी फूड खत्म हो गए, तो वो दोनों उसी फूड को खाना चाहेंगे एंड क्योंकि वो लिमिटेड है तो दोनों भिड़ जाएंगे एक दूसरे में। इसके वजह से कॉम्पिटिशन हो जाएगा, कॉम्पिटिशन की वजह से सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब कॉम्पिटिशन भी यार देखो टू टाइप्स का होता है। अगेन मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिशन हम बायोटिक इंटरेक्शंस वाले जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें कवर करेंगे आने वाले पार्ट्स में। तो ये चीज़ है। कॉम्पिटिशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और एक होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सिंपल है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब आप एक ही स्पीसीज के अंदर compete कर रहे हो। लेट से अगर कोई बेर है तो वो बेर अपने में compete कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मतलब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज में, लेट से लायंस एंड हाइनास कंपीटिंग फॉर द सेम सेट ऑफ फूड, ठीक है, वो चीज़ हो गया। तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अमंगस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से, दिस इज बेसिकली इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन गिव्स राइज टू द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज गिवन बाई अ पर्सन नेम गॉजे, ठीक है। इट इज नोन एज गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनका कहना ये था, एक सिंपल स्टेटमेंट है बस, कि टू डिफरेंट स्पीसीज फाइटिंग फॉर आइडेंटिकल रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये सिंपल स्टेटमेंट है इसका। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज हैं और वो सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कर रही है, ठीक है, दे आर फाइटिंग फॉर द सेम आइडेंटिकल रिसोर्सेज, तो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीसीज दूसरे पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा और एक वो जो डोमिनेट कर गया वो तो टिक जाएगा, बट जो नहीं डोमिनेट कर पाया वो सबसाइड हो जाएगा या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा वहाँ से। तो दिस इज ओनली नोन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिवन बाय गॉजे, ठीक है, गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये चीज़ है। आपको एक और भी चीज़ ध्यान रखना है, ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रोसेस है ना, दिस डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट स्पीसीज। लेट से मैं आपको ये इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझाता हूँ। आप एक पर्टिकुलर रीजन रख लो, यहाँ पे मैं जो आपको ब्लू में बना रहा हूँ, ठीक है, वो है स्पीसीज ए, और जो यहाँ पे रेड से बना रहा हूँ वो है स्पीसीज बी, ठीक है। एंड बाकी जो बैकग्राउंड है ना यहाँ पे, लेट से एक काम करता हूँ, ग्रीन से बना देता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये है रिसोर्सेस। अभी आप मुझे बताओ, ये है एक केस 1, ठीक है। केस 2 मैं आपको एक काम करता हूँ, सॉरी, लेट मी, क्या हो रहा है, अच्छा चलो ऐसे बताता हूँ। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। केस 2 में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि किस केस में कंपटीशन का चांसेस ज़्यादा है। ऑब्वियसली केस 2 में ज़्यादा है, क्योंकि केस 2 में ए और बी के स्पीसीज के पॉपुलेशन डेंसिटी ही बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का पेस बहुत अधिक है, एंड क्योंकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत फास्ट पेस तरीके से हो रहा है तो ऑब्वियसली कम पड़ जाएंगे रिसोर्सेज, तो नीश ओवरलैप बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड क्योंकि नीश ओवरलैप बहुत जल्दी हो गया तो इट विल गिव राइज टू कॉम्पिटिशन विच विल गिव राइज टू द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल है, इट इज़ डेंसिटी डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज, राइट, बोथ द स्पीसीज इनफैक्ट। अभी अगर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो गया, तो उससे 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक्सटिंक्शन हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि जो फंडामेंटल निश है वो स्मॉलर हो जाए
एंड इट बिकम्स अ रियलाइज नीश। ये तो हम देख चुके हैं, हमने जो वर्ड वाला एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे, कहाँ गया, सॉरी, हमने जो वो वाला एग्जाम्पल देखा था स्पीसीज एक्स एंड स्पीसीज वाई, वहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे नीश ओवरलैप हो गया। तो स्पीसीज एक्स और स्पीसीज वाई ने समझदारी से ये किया कि दे सेपरेटेड द नीश, तो उससे क्या हो गया, उनका जो फंडामेंटल नीश है वो रियलाइज नीश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अगर हो रहा है तो एक तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा बिल्कुल साफ साफ। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीसीज ए है उस पर स्पीसीज बी डोमिनेट कर जाएगा और स्पीसीज बी रहेगा, तो स्पीसीज ए जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है, या तो दोनों स्पीसीज रह सकती हैं लेकिन उनका जो फंडामेंटल नीश है इट बिकम्स स्मॉलर एंड बिकम्स रियलाइज नीश, ये हो सकता है। नहीं तो एक तीसरा भी चीज़ हो सकता है विच इज़ नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज़ है, ऐसे रिलेटेड है। नीश ओवरलैप, उसकी वजह से कंपटीशन हुआ। कंपटीशन दो टाइप के होते हैं, एक है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन गिव्स राइज टू द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अगर हो रहा है तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा और दूसरा डोमिनेंट स्पीसीज एमर्ज करेगा, या तो उन दोनों स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगे लेकिन उनका जो फंडामेंटल नीश है इट बिकम स्मॉलर एंड वो रियलाइज नीश कहलाएगा, या तो उनके बीच में रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये और ये सेम नहीं है। ठीक है, रिसोर्स पार्टीशनिंग का मैं आपको मतलब बताता हूँ। सिमिलर स्पीसीज दे इवॉल्व बाय नेचुरल सिलेक्शन टू ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट नीश। ठीक है, ये होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल देखो, ये जो है लेट्स से ये वाला जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सी बेड दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ये वाला जो बर्ड है दिस इज अ प्लवर। ठीक है, राइट, दीज आर ऑस्टर कैचर्स, दीज आर एवोसेट्स, डक्स एंड फ्लामिंगोस। तो ये सारे बर्ड्स हैं, राइट, एंड ये पर्टिकुलर जो शेल्फ स्लोप एंड फ्लोर वाला एरिया है वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपने खुद के नीश को डिवाइड कर लिया। स्पीसीज ऑल्टर देयर यूज ऑफ नीश टू अवॉइड कॉम्पिटिशन बाई डिवाइडिंग द रिसोर्सेज अमंग देम। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब डिवाइडिंग रिसोर्सेज अमंग देम। ठीक है, ये चीज होता है। जैसे फ्लामिंगोज ने बोला कि यार मैं ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई करता हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग नेक। ठीक है, ऐसा चीज़ है। जो फ्लावर्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो दे विल जस्ट सिंक अंडर द वाटर, इसलिए वो ये वाला पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे ही ऑयस्टर कैचर्स वो बिल्कुल ही जहाँ पे जो सी बिल्कुल लैंड को मिल रहा है वो वाला पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे ही एवोसेट्स, डक्स, इन सब का अपना अपना एक नीश जो है वो डिवाइड हो चुका है, राइट। तो दे हैव डिसाइडेड टू डिवाइड द रिसोर्सेज अमंग देम एंड टू डू दैट दे ऑल्टर देयर नीश, राइट। एंड ऐसा क्यों करते हैं, जस्ट टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, ये चीज़ है। तो इसी को बोलते हैं हम रिसोर्स पार्टीशनिंग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स यहाँ पे देखो, जो मैं आपको ट्री वाला एग्जांपल बताया था, बर्ड और ट्री वाला, स्प्रूस ट्री वाला एग्जांपल। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बर्ड्स है ना, ये पूरा ट्री इनका हैबिटेट भी है एंड टेक्निकली दिस इज ऑल्सो देयर फंडामेंटल नीश बिकॉज ये कहीं भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर दैट दे आर बर्ड्स। ठीक है, लेकिन जो येलो बर्ड है वो ये ऊपर वाला एलिवेशन ऑक्यूपाई कर रहा है, जो रेड बर्ड है वो ये मिडिल वाला पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड जो ब्लू बर्ड है वो नीचे वाला पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। सो दे हैव डिवाइडेड देयर रिसोर्सेज अमंग देम। सो दिस इज नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग, ये चीज़ है। फंडामेंटल नीश बिकम स्मॉलर या रियलाइज नीश, इसको बोलते हैं हम बेसिकली ऐसे कि उन्होंने देखा कि यार इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट रिड्यूस द नीश साइज। ठीक है, ऐसा हो गया कि यार ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज एक्स है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज वाई है, हम दोनों में कंपटीशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इवेंचुअली हम अपना नीश को सेपरेट कर लेंगे। तो वो हो गया सेकंड पॉइंट। एक्सटिंक्शन मतलब स्पीसीज एक्स पे स्पीसीज वाई डोमिनेट कर गया, तो स्पीसीज एक्स खत्म हो गया, वाई डोमिनेंट, इट विल लिव। ठीक है, इट विल सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर रीजन, वो चीज़ है। फाइनली एक जो चीज़ होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की वजह से, वो होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये चीज़ है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, डार्विन्स फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड्स। इसमें देखो क्या हो रहा है, जो वॉर्बलर बर्ड्स के बारे में हमने देखा था, वैसे ही देयर आर फिंचेस। ठीक है, फिंचेस, जो फिंचेस हैं इनके आप बीक्स देखो, ये सारे फिंचेस हैं, राइट। दिस इज अ वेजिटेरियन ट्री फिंच, दिस इज अ स्मॉल इंसेक्टिवरस ट्री फिंच, स्मॉल ग्राउंड फिंच, शार्प बीक ग्राउंड फिंच। तो इनके जो बीक्स हैं इनमें चेंजेस आ गए हैं, राइट। इनमें चेंजेस क्यों आ गए,
बिकॉज इनके पास जो रिसोर्स ऑक्यूपाई करना था दैट वाज द सेम, राइट. जो ट्री ऑक्यूपाई, दे आर ऑल ऑक्यूपाइंग द सेम ट्री. तो इनका जो फंडामेंटल नीश है वो पूरा एक सेम ट्री है, एंड दीज आर बर्ड्स. अभी बाद में इवेंचुअली जाके ये हुआ कि जो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, जो फ्रूट ईटर्स हैं उनका एक सर्टन टाइप ऑफ बीक हो गया, जो इंसेक्ट ईटर्स हैं उनका एक सर्टन टाइप ऑफ बीक है, जो सीड ईटर्स हैं उनका एक सर्टन टाइप ऑफ बीक है, राइट. तो जो ग्राउंड फिंचेस हैं वो मोस्टली सीड ईटर्स हैं, ठीक है, एंड दे हैव क्रशिंग बिल्स, ठीक है. वैसे ही अगर मैं इंसेक्ट ईटर्स देखूं तो उनका ग्रास्पिंग बिल्स है एंड वो ट्रीज पे रहते हैं. आप समझ रहे हो, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम एंड दिस एक्सप्लेन्स यार इन फिंचेस में क्या हुआ, इनका स्पीसिएशन हो गया. नोट दिस टर्म, स्पीसिएशन. And this speciation led to resource partitioning. ठीक है, स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू. ये यहाँ पे आ जाओ, हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी. उसमें होता है अडेप्टेशन, वेरिएशन एंड देखो स्पीसिएशन. तो ये जो पार्ट है ना बेसिस ऑफ इकोलॉजी, जो हम आगे जाके इसको भी कवर करेंगे, इसमें ना मेरे को ब्रॉडली सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी में आता है, तो उसी में स्पीशिएशन भी एक प्रिंसिपल है, तो वही मैं बताता हूँ. एंड इसका जो एग्जांपल मैंने दिया वही है डार्विन्स फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड्स, एंड दिस इज क्लोजर रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड नीश ओवरलैप. स्पीशिएशन इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज. एक फिंच था, उस फिंच से फिंच टाइप 1, फिंच टाइप 2, फिंच टाइप 3 आया. तो उनका एंसेस्टर तो सेम था, दिस इज द एंसेस्टर, राइट. एक पर्टिकुलर फिंच बर्ड एंसेस्टर हुआ होगा एंड उनसे क्या हुआ, मल्टीपल सारे फिंचेस आ गए, राइट. वो फिंचेस कैसे आ गए, फॉर एग्जांपल ये देखो, वेजिटेरियन ट्री फिंच आ गया, लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, यहाँ पे ग्राउंड फिंचेस आ गए, राइट. एंड उनके बीक्स में वेरिएशन आ गया. तो वही हो रहा है. इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज. इट अकर्स when populations of species become reproductively isolated or diverge genetically, often due to different environmental pressures. वहाँ पे environmental pressure था resource utilization का, right. जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये पेड़ वाले एग्जाम्पल में, उनको जो ट्री ऑक्यूपाई करना था दैट वाज लिमिटेड, उनको वही ट्री ऑक्यूपाई करना था. तो उनका जो environmental pressure था वो था लिमिटेड रिसोर्स यूज. तो उससे उन्होंने क्या किया, इवेंचुअली उनका स्पीसिएशन हो गया एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंसेस्ट्रल फिंच से मल्टीपल फिंचेस आ गए जिनका बीक्स अलग है. उसके वजह से क्या हुआ, जो नेचर है उसने ही उनका रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दिया, ठीक है. अब क्या होगा कि जो ट्री फिंचेस हैं उनका एक सर्टेन टाइप ऑफ बीक फंक्शनिंग होगा, जो ग्राउंड फिंचेस है उनका एक सर्टेन टाइप ऑफ बीक फंक्शनिंग होगा, वो ग्राउंड वाला लेवल ऑक्यूपाई करेंगे, और जो ट्री फिंचेस हैं वो टिप्स ऑफ द ट्रीज एंड ब्रांचेस ऑक्यूपाई करेंगे. ऐसे करके रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट हैबिटेट एंड नीश. हैबिटेट एंड नीश के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया है. एक बार बस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हैबिटेट इज द फिजिकल स्पेस, नीश इज द फंक्शनल स्पेस और रादर द फंक्शनल रोल दैट इज प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम. इसमें हमने देखा एक स्प्रूस ट्री का एग्जांपल जहाँ पे हमने वॉर्बलर बर्ड्स के बारे में जाना. फिर हमने नीश ओवरलैप का कॉन्सेप्ट समझा जिसमें हमने ये वाला ग्राफ देखा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस ग्राफ को याद रखो, राइट, कि आप इसको मेंस में बना सकते हो. बट रिमेंबर कि यार कैसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज दूसरे पर्टिकुलर स्पीसीज एक पर्टिकुलर रेंज ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे यहाँ पे स्मॉल सीड से मीडियम सीड्स, ये जो स्पीसीज वाई था वो मीडियम सीड से लार्ज सीड्स ऑक्यूपाई कर रहा था. तो इससे क्या हुआ, इनका रेंज में एक ओवरलैप भी आ गया. अब क्योंकि ओवरलैप आ गया तो कॉम्पिटिशन आ गया. फिर हमने वही देखा, नीश ओवरलैप के बारे में जाना हमने, एंड हमने देखा कि यार नीश ओवरलैप से ना कॉम्पिटिशन हो जाता है. कॉम्पिटिशन दो टाइप का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक. अगर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो रहा है तो इट गिव्स राइज टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन विच इज गिवन बाय गॉजे. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कैन रिजल्ट इन 3 डिफरेंट थिंग्स. या तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, या तो उन दोनों स्पीसीज विल नॉट बी एक्सटिंक्ट, दे विल लिव, दे विल सर्वाइव, बट देयर फंडामेंटल नीश विल बी रिड्यूस टू रियलाइज नीश, स्मॉलर हो जाएगा उनका जो फंडामेंटल नीश है वो हो गया. या तो रिसोर्स पार्टीशनिंग ही हो जाएगा. रिसोर्स पार्टीशनिंग में ऐसा हो जाएगा कि सिमिलर स्पीसीज इवॉल्व बाय नेचुरल सिलेक्शन टू ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट नीश. फॉर एग्जाम्पल ये बीक्स वाला एग्जाम्पल जो डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड्स हैं, जो स्पीसिएशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे ये क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही जो फिंच बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हो गए, उनका स्पीसिएशन हो गया,
मल्टीपल बीक्स डेवलप हो गए, उनके बीक मॉडिफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से उनका नेचर ने ही उनका रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दिया कि यार ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रिसोर्स यूज लिमिटेड है तो तुम ऊपर पार्ट वाल ऑफ ट्री ऑक्यूपाई करोगे, तुम ग्राउंड पार्ट वाल ऑफ द ट्री ऑक्यूपाई करोगे, तो ऐसा करके रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है नीश ओवरलैप, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, रिसोर्स पार्टीशनिंग। एंड एक और चीज़ मैंने आपको जो बताया था ये डायग्राम, कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के चांसेस कम है अगर डेंसिटी पॉपुलेशन का बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। आप केस 2 देखो, यहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्पीसीज का नंबर बहुत ही ज़्यादा है और दोनों बहुत फियर्स कंपटीशन में होंगे, तो डेफिनेटली नीश ओवरलैप होगा एंड कंपटीशन का पेस भी फास्टर होगा, राइट। एंड उसकी वजह से ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज कि कौन कौन से पर्टिकुलर स्पीसीज कंपटीशन में इंडल्ज हो रहे हैं, तो ये चीज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज द लेक्चर दैट वॉज अबाउट हैबिटेट एंड नीश। आगे जाके विल स्टडी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, फूड वेब्स, फूड चेन्स, ट्रॉफिक लेवल्स, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, होम्योस्टैसिस, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सब हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं, बट बाकी कॉन्सेप्ट को समझने में ये हेल्प करता है। दीज आर बायोटिक इंट्रैक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।